नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स पर आप सभी का स्वागत है, जहाँ पर हम एक इकोनॉमिस्ट की तरह अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र को, लोगों के व्यवहार को समझते हैं और प्रयास करते हैं। तो चलिए, जो छठा चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें हम प्रायोगिक अर्थशास्त्र, डायनेमिक इकोनॉमिक्स का जो महत्व है और जो लिमिटेशंस हैं वो दोनों हम देख लेते हैं। सबसे पहले महत्व देखते हैं, क्योंकि महत्व लिखने के लिए आता है। वास्तविकतापूर्ण अध्ययन, रियलिस्टिक स्टडी, ये कहता है जो हम स्टडी करते हैं प्रायोगिक अर्थशास्त्र में वो वास्तविक होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक इकोनॉमिक्स, क्योंकि उसमें कुछ कल्पनाएं बहुत ज़्यादा होती, कुछ क्या बहुत ज़्यादा कल्पनाएं होती हैं, ये कह रहा है। ठीक है। प्रायोगिक अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका आधार काल्पनिक नहीं है, जो अभी मैंने आपको बताया। यह स्थैतिक अर्थशास्त्र की तरह से काल्पनिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए प्रायोगिक अर्थशास्त्र द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे वास्तविक होते हैं, ये इसका कहने का मतलब है। हालांकि बिल्कुल वास्तविक नहीं होते, लेकिन कुछ मात्रा में भले बोल सकते हैं, कुछ मात्रा में भले काल्पनिक हो, लेकिन इसकी वास्तविकता बहुत होती है। किसकी तुलना में? तो जो स्थिर इकोनॉमिक्स था उसकी तुलना में। उसके बाद देखिए, इसके अतिरिक्त प्रायोगिक विश्लेषण के अंतर्गत परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा करने के लिए इस अध्ययन में परिवर्तनशील शाश्वत चरों, जो शाश्वत चर हैं जैसे कि रुचि, फैशन, क्योंकि बार बार बदलते रहते हैं ना, तो इसी का अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसलिए स्थिर जो इकोनॉमिक्स हो है उससे अच्छा ये जो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है वो माना जाता है। दूसरा है अधिक लोचदार, मतलब मोर फ्लेक्सिबल। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कह सकते हैं फ्लेक्सिबल। अभी हम इसकी कठिनाई भी पढ़ेंगे, कठिन भी बहुत होता है, इसको सब लोग जल्दी नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। वो सिंपल होता है जो आपका स्थिर इकोनॉमिक्स होता है ना, स्थिर अर्थशास्त्र, वो बहुत सिंपल होता है, उसके कर्व को समझना सिंपल होता है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। आपने देखा भी होगा पिछली क्लास में जब हमने कॉबवेब थ्योरम को डिस्कस किया था। तो प्रायोगिक आर्थिक प्रणाली में लोचता का गुण है। यह प्रणाली आर्थिक विकास, नियोजन तथा कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए जितनी अधिक उपयोगी सिद्ध हो चुकी है, उतनी अधिक उपयोगी अन्य कोई भी प्रणाली नहीं है। हाँ, ये चीज़ है लोचदार का, इसके मतलब कहने का है कि आप जब अध्ययन करते हैं ना तो फ्लेक्सिबल होता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, स्थैतिक अर्थशास्त्र की कमी को पूरा करता है। रिमूव डिफिशियंसी ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स, ये कहने का मतलब है इसके कि जो प्रायोगिक अर्थशास्त्र है वो जो कमियां स्टैटिक अर्थशास्त्र में हैं उसको दूर करने की ताकत रखता है। कौन ताकत रखता है? डायनेमिक इकोनॉमिक्स। बहुत सी आर्थिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका स्थैतिक अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इस कमी को प्रायोगिक अर्थशास्त्र द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ऐसी आर्थिक आर्थिक समस्याएं कौन सी है? व्यापार चक्र। भाई व्यापार चक्र का उसमें कहाँ कर पाओगे? विनियोग या लाभ के सिद्धांत हो गया, आर्थिक विकास हो गया, उसके थ्रू नहीं कर सकते। आपको डायनेमिक इकोनॉमिक्स को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार परिवर्तन होता रहता है भैया, कैसे आप करोगे, है ना, उसकी हेल्प से। इसीलिए इसकी हेल्प ली जाती है। ठीक है। लास्ट है परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंज। ये तो भैया हम बार बार आपको दिखा चुके हैं, बार बार हम यही जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, बार बार ई पॉइंट से टूट करके सामने दूसरे पॉइंट पे बनता है, कैसे वो रास्ता चलता चला जाता है। कॉबवेब थ्योरम में भी हमने देखा था, और जब हमने मैक्रो डायनेमिक इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स देखा था उसमें भी देखा था। वो दोनों ही पॉइंट पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया, वो देख सकते हैं। आर्थिक तत्व जैसे उपभोग, उत्पादन, तकनीक, जनसंख्या आदि परिवर्तनशील तत्व हैं। तो आपका उपभोग हो गया, ये भी तो परिवर्तनशील है भाई। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, पैसा कम है आप 25 वाला चावल खा रहे हैं, पैसा ज़्यादा हो गया 45 वाला खाएंगे, और ज़्यादा हो गया हो सकता है आप 70-80 वाला खाएं, है ना। उत्पादन में भी अब जब आपका, आप ये समझिए, उपभोग में जब परिवर्तन होगा तो उत्पादन में भी तो होगा। भाई उत्पादन किसके अनुसार चलता है? उपभोग के अनुसार ही तो चलता है। ठीक है। तकनीक हो गया, जनसंख्या हो गया, इन सब में परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनशील तत्व हैं, डायनेमिक एलिमेंट्स हैं। जब इन तत्वों में परिवर्तन होता है तो संतुलन की वर्तमान स्थिति भंग हो जाती है और नया संतुलन स्थापित होता है। मैंने यही समझा रहे थे आपको कि संतुलन मतलब साम्य, इक्विलिब्रियम, एक पॉइंट पे बना, दूसरे पॉइंट पे बना, इसके बीच की जो रास्ता होती है, सारा अध्ययन करते हैं इस प्रोसेस को। प्रायोगिक अर्थशास्त्र संतुलन के एक बिंदु से हटकर दूसरे बिंदु तक पहुंचने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इस विधि से हमें पता चलता है कि परिवर्तन कैसे होते हैं और इनका क्या परिणाम होगा, ये भी पता चल जाता है। जैसे पिछली वीडियो में हमने कॉबवेब थ्योरम देखा था, तो पहले एक वस्तु पे था, एक ई पे था, इक्विलिब्रियम ई पे था। अब आपने देखा था क्या हुआ था कि मांग बढ़ गई थी, मूल्य बढ़ गया था, उसकी सप्लाई बढ़ी, ये सब प्रोसेस चल रहा है। उसका परिणाम क्या हुआ? नया कीमत स्तर स्थापित हो गया था। ठीक है, यही चीज़ ये बोल रहा है। अब भैया बहुत सारे इसका महत्व बता दिया है ना, इंपॉर्टेंस बता दिया। अब हम इसका थोड़ा सा
लिमिटेशन तो बता सकते हैं, ठीक है। तो लिमिटेशन ज़्यादा नहीं है, 2 ही लिमिटेशंस हैं, मतलब हैं तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मेनली 2, ताकि आपको समझ में आए, हमें समझ में आ जाए, इसलिए मैं 2 ले रहा हूँ। जटिल प्रणाली, ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, इसको हर कोई आसानी से नहीं समझ सकता है। आप कॉबवेब थ्योरम देखिए जाके, आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, उसको जल्दी नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट अर्थशास्त्र को बेसिक से समझा है ना, वो आसानी से उसको समझ सकता है, या फिर एक वीडियो देखेंगे तब भी आप समझ जाएंगे, लेकिन आसानी से उसको नहीं समझ सकते हैं, हर व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता है। प्रावेगिक अर्थशास्त्र में निरंतर परिवर्तनशील आर्थिक तत्वों तथा उनसे संबंधित आंकड़ों को लेकर कोई निश्चित परिणाम निकालना आसान बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इतना परिवर्तन होता है, बार बार बदल जा रहा है, ठीक है, तो आसान बात तो है नहीं किसी भी समस्या को सॉल्व कर देना, ठीक है। इसके हेल्प से, इसके लिए उच्च गणित का प्रयोग करना होता है, तो इसमें बहुत बड़ी मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। अगर भैया जो लोग सोच रहे हैं ना कि ये थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी, इकोनॉमिक्स बस थ्योरी है, नहीं, ये समझना, सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स ही ऐसा है जहाँ पर मैथमेटिक्स का बहुत यूज़ होता है, स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज़ होता है, लॉजिक लगता है इसमें, ठीक है। दूसरा है अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें परिवर्तन की गति बड़ी तेज होती है, परिवर्तनों की तीव्रता के कारण विश्लेषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रावेगिक अर्थशास्त्र अभी अपूर्ण है। तो आज ये क्लास खत्म हुई, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैटिक और डायनेमिक इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो छठा चैप्टर है